केमिस्ट्री में आपका। स्कूल जा रहे हो आप रेगुलर, या अभी रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे हो? अच्छा बेटा देखो, हम लोगों का केमिस्ट्री में आपका महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है ना, इसमें हमारा चैप्टर 1, 2, 3 हो गया है एंड वी आर ऑन नाउ चैप्टर नंबर 4। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई बात नहीं, आप अपना पुराना जब आप कंटिन्यू करोगे तब करना। अभी आज की क्लास आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाकी पीछे का धीरे धीरे कवर कर लेना। क्लियर हुआ सभी को? ओके बच्चा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ जहां से हम लोगों ने लास्ट बात करी थी वहां से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके बच्चा, दिस इज वेयर आवर लास्ट क्लास एंडेड। क्या कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। एंड एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? ओके बच्चा इधर देखो, जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी और बाकी सब के लिए भी आई जस्ट क्विकली रिवाइज कि हम लोग इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं। The name of the chapter is structure of atom. Atom is the smallest unit of matter. और एटम के बारे में पहले हमें लगता था कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। बट विद डिस्कवरीज हमें पता चला दैट एटम हैज अ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आल्सो। तो द डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्ट गिविंग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कि वो जो एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल ने बोला कि इस तरीके के वाटरमेलन जैसा हमारा एक एटम होता है जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी पूरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज होता है। बट देन हमें पता चल गया कि ये गलत बात है, क्योंकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ। रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया जिसने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भरे हुए हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स उसका चक्कर काट रहे हैं। फिर ये वाला मॉडल भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से मूव करते करते तो अल्टीमेटली इसमें गिर जाएंगे, क्योंकि घूमते घूमते उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो अल्टीमेटली इसमें ड्रॉप कर जाएंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल भी गलत प्रूव हो गया। अब रदरफोर्ड मॉडल के बाद जो थर्ड मॉडल आया दैट वाज द बोहर मॉडल। लेकिन बोहर ने अपना मॉडल देने से पहले बहुत सारी पढ़ाई करी। बीइंग अ गुड साइंटिस्ट उसने क्या करा, जो जो नई नई चीजें आ रही थी वो उनके बारे में पढ़ रहा था। तो उसने किस किस के बारे में पढ़ा? उसने पढ़ा डुअल नेचर ऑफ वेव के बारे में, उसने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, उसने पढ़ा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। मतलब उसने पढ़ा कि जैसे जो एक वेव होती है, कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है बच्चे? कोई भी एक एनर्जी जो हम तक आ रही है, जैसे सन की लाइट हम तक आ रही है तो वो कैसे आ रही है? एक रेडिएशन से आ रही है। अब बेटा सन की धूप हम पर आ रही है, सन की लाइट हम पर आ रही है, सन तो हमसे बहुत दूर है, तो सन थोड़ी नीचे आ रहा है हम तक वो लाइट पहुंचाने। सन की जो रेडिएशन है वो हम तक आ रही है। सन की जो रेज आती है उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? रेडिएशन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना बेटा? रेडिएशन वर्ड समझ में आ रहा है? व्हाट इज रेडिएशन? जैसे मानो यहाँ पर अगर मैं एक आग जला दूं, ठीक है, और अगर हम यहाँ बैठे हुए, ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, मानो यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, तो उस बच्चे तक इसकी हीट जाएगी ना? अगर बच्चा अपना हाथ ना भी लेके जाए तो भी ये हीट बच्चे तक जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो।
हम सर्दियों में हम सर्दियों में आग जगा के बॉनफायर करके बैठते हैं ना, तो उस बॉनफायर के अंदर क्या होता है, अगर हम Yes, दूर से अपना हाथ रखें तो हीट हम तक आती है या नहीं आती है? आती है। आती है हीट। तो बच्चा वो जो हीट आती है वो कैसे आती है? बाय रेडिएशन। कैसे आती है वो हीट? बाय रेडिएशन। अब आपको रेडिएशन। क्या लगता है बेटा कि वो जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन ऐसे वेव की तरह आती होगी या उस रेडिएशन में एक्चुअल पार्टिकल्स होते होंगे? हमें पता चला कि दोनों चीजें होती हैं। वो जो रेडिएशंस होती है ना, वो वेव की तरह भी आती है और उन रेडिएशंस में एक्चुअल पार्टिकल्स भी होते हैं। इसी को हमने क्या बोला? डुअल नेचर ऑफ वेव। एक जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, डुअल नेचर ऑफ वेव की जगह मैं बोल सकती हूँ इसको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दोनों तरीके का बिहेवियर दिखाती है, वेव की तरह भी रिएक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी। बच्चा ये मैं टॉपिक इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ बिकॉज इसके बारे में हम डिटेल्ड प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है? आप लोग पुराने वीडियोस देखकर, पुराने नोट्स से अगर आप रेफर करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर हुआ ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के दो तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में हम बात करते हैं कि वो वेव की तरह ट्रेवल करती है और हर एक वेव की अपनी एक वेवलेंथ होती है, मतलब अपनी एक लेंथ होती है, एक अपना एम्पलीट्यूड होता है, एक अपनी फ्रिक्वेंसी होती है कि वो किस स्पीड से मूव कर रही है, कितनी वेव्स मूव करेंगी। तो हमने ये सारे वेव फंक्शंस पढ़े। और पार्टिकल में हमने बात करी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, कि जब भी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कॉन्टिन्यू एब्जॉर्ब नहीं होती, छोटे छोटे पैकेट्स में एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर हमें खाना खाना है, तो अगर मान लो मेरे को बहुत सारे चिप्स खाने, तो मैं ऐसा नहीं एक के बाद एक के बाद एक चिप्स खाऊंगी। चिप्स कैसे मिल रहे हैं? पैकेट्स में मिल रहे हैं। तो पहले मैं एक चिप्स का पैकेट खोलूंगी, 10 चिप्स खाऊंगी, फिर मैं सेकंड चिप्स का पैकेट खोलूंगी, फिर चिप्स खाऊंगी। तो ऐसे उन्होंने बोला कि जो एनर्जी आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। इज दिस क्लियर? यस मैम। और हर एक पैकेट की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा। आज हमें उससे आगे पढ़ना है, दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हुआ क्या बच्चे, बहुत बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एटम कैसा दिखता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने के लिए उन्होंने क्या करा कि वो स्टडिंग अबाउट अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज। देखो वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है ना, हर दुनिया में अलग अलग कोने में साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, हर कोई कुछ ना कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं। तो बॉहर ने उस टाइम देखा कि एक साइंटिस्ट थे, वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है वो समझते हैं। ये देखो बेटा, जैसे आप लोगों ने कभी रेनबो देखा है क्या? एक बात बताओ, हैव यू एवर सीन अ यस रेनबो? मैम। यस देखा मैम। है ना? रेनबो में क्या यस मैम, देखा क्या है। होता है रेनबो में? 7 कलर्स। मैम 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं जो एक के साथ एक मर्ज्ड होते हैं, ऐसा होता है ना? वो स्पेक्ट्रा कैसे निकलता है ये देखो, कि जैसे कि अगर ये एक वाटर ड्रॉपलेट होती है, जैसे ही इससे सनलाइट पास करती है तो वो अलग अलग 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। होता है ना ऐसा? 7th क्लास में आपने प्रिज्म यस में भी मैम। पढ़ा होगा कि एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। पढ़ा है ऐसा? यस मैम। हाँ। तो बेटा दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है ना बेटा, अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रम होता है। ये देखो, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो आप रेनबो में देखते हो, जैसे जिसके अंदर इस तरीके के कलर्स मिलते हैं ना, जैसा रेनबो इस टाइप का दिखता है ना। देखो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस तरीके का दिखता है। ये होता है बेटा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कोई कोई होता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसमें हमें लाइंस दिखती हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं दिखता, बीच बीच में लाइंस होती हैं। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस क्लियर हुआ? अब देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ना बच्चा दो तरीके का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। ये देखो,
बेटा मानो कि ये एक न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे, जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में होते हैं। मानो एक इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली यहां पर है, जो बेटा उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है ना, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसे? उसकी ग्राउंड स्टेट। अब बच्चा अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या करता है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो मे बी फर्स्ट से सिर्फ सेकंड में जाए, ज्यादा एनर्जी मिली तो फर्स्ट से थर्ड में चले जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी मिली तो फर्स्ट से फोर्थ में चला जाए। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर मान लो वो इस वाली ऑर्बिटल में गया तो इस स्टेट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या है? जहां पे वो ओरिजिनली था। और एक्साइटेड स्टेट क्या है? जहां पर वो गया है आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। डन। अब अगर बच्चा मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रा लगाती हूँ ये देखने के लिए कि उसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अभी हमें उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हम पढ़ते हैं दूसरी चीज। बच्चा एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये बहुत एक्साइटेड हो गया और ये यहाँ पर आ गया हायर एनर्जी स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी स्टेट। अब बच्चा अगर ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो जितने भी एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली है, क्या ये वो सारी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करता चला जाएगा? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास कम एनर्जी होनी चाहिए, हायर एनर्जी स्टेट में इसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, सो विल इट एमिट एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम, जब वो ग्राउंड में चला जाएगा तो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। लॉस कर देगा। जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, बाहर देगा। बेटा जब ये एनर्जी एमिट करता है, क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, तो वो जो एनर्जी एमिट करता है ना बच्चा, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली एनर्जीज होती हैं। कैसी होती हैं? स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएशंस मतलब कि अगर मैंने इसके आगे एक प्रिज्म लगा दिया और उस प्रिज्म में से मैंने इसका स्पेक्ट्रा देखा तो स्पेसिफिक एनर्जी रेडिएशंस मिली। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक वीडियो दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मेरे को 1 मिनट दो, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ। बेटा हम लोगों ने हाइड्रोजन की ही बात इसलिए करी बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका स्पेक्ट्रम सबसे सिंपल होता है उसे समझना। बाकी अगर मैं किसी भी और एलिमेंट में जाती हूँ ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो उनको समझना बहुत हायर क्लासेस में आता है। तो अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। हाइड्रोजन की ही क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन ओनली हैज वन इलेक्ट्रॉन। अब एक बार आप इसे समझो ऐसे, देखो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। एक सेकेंड, इसकी मैं आवाज बंद कर देती हूँ। प्रिज्म के थ्रू और उसे हम स्क्रीन में इंसिडेंट करवाते हैं तो स्क्रीन में हमें कुछ ऐसा लाइंस दिखते हैं। हाइड्रोजन बहुत सारी रेडिएशंस दे रहा था, हमें पता नहीं था कि वो कौन सी रेडिएशंस है, तो हमने एक प्रिज्म लगाया और प्रिज्म के यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन लगाई। तो स्क्रीन पे मैंने क्या देखा बच्चे कि मुझे अलग अलग स्पेसिफिक लाइंस मिल रही है, स्पेसिफिक लाइंस मिल रही है। ये देखो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा नहीं मिला, आई एम गेटिंग सम स्पेसिफिक लाइंस। और जब मैंने इन लाइंस का वेवलेंथ चेक करा तो मेरे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ करना चाहते हैं पर फीस की परेशानी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। 60
हाइड्रोजन का ये स्पेक्ट्रम है, ये एटम के स्ट्रक्चर और फिजिसिस्ट उन्होंने देखा ये कि जो पहला लाइन है इसके बारे में पढ़ा था बेलमर ने। बेलमर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो बेलमर ने पढ़ा, तो बेलमर ने क्या देखा कि जब मैंने एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया और सैंपल से मैंने रेडिएशंस देखी, तो मुझे रेड लाइट मिली, ये लाइट मिली, एक इस तरह की लाइट मिली, एक इस तरह की लाइट मिली। मतलब इन दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं मिली, सम स्पेसिफिक लाइंस मिली। जो एटम है, मतलब जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो हर एक एनर्जी वाली रेडिएशंस नहीं दे रहे। जैसे 656 नैनोमीटर वाली दे रहा है, फिर 486 नैनोमीटर वाली दे रहा है, बीच में कोई भी 500 नैनोमीटर वाली नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस मुझे इससे मिल रही हैं। और बैलमर ने बेटा जो सीरीज पढ़ी उसका नाम क्या पड़ गया? बैलमर सीरीज। क्या पड़ गया? बैलमर सीरीज। हुआ क्या बच्चे कि हाइड्रोजन सिर्फ ये लाइंस नहीं देता, लाइंस तो वो और भी देता है, बट बिकॉज ये वाली लाइंस जो थी ये विजिबल थी, तो इसीलिए बैलमर को पता चल गया। अगर आपको याद हो बच्चे, तो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि काफी सारी तरह की रेडिएशंस होती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। याद है हमने ये सारी तरह की रेडिएशंस पढ़ी हैं बच्चे? यस मैम, आई रिमेम्बर दैट। यस। तो बच्चा इसमें क्या होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती है ना, तो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस अलग अलग तरीके की होती है। तो हाइड्रोजन सिर्फ एक टाइप की रेडिएशंस नहीं देता, बहुत सारे टाइप की रेडिएशंस देता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करा, अलग अलग रेडिएशंस पढ़ी। तो सबसे पहले किसने पढ़ा? बेलमर ने। सबसे पहले किसने पढ़ी? बेलमर ने। बेलमर ने जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा, तो उन्होंने देखा कुछ स्पेसिफिक लाइंस आ रही है। उन्होंने उन लाइन के बारे में एक बात ऑब्जर्व करी कि उन लाइंस का जो वेव नंबर था, उसका फॉर्मूला था 109677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चा देखो, एक मिनट अभी समझते हैं ये क्या है। ये फॉर्मूला नोट करेंगे एक बार, बेलमर फॉर्मूला। बेलमर की फॉर्मूला में ये क्या होता है? वेव नंबर। ये क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर मतलब होता है 1 अपॉन में लैम्डा। 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677। ये नंबर हमें एज इट इज याद रखना है बेटा। ये नंबर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। रिडबर्ग साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेहनत करी, मैथ्स लगाई, और उन्होंने ये नंबर ढूंढ निकाला। उस नंबर के बाद उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला। उन्होंने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकेंड ऑर्बिट में गिर रहा होगा, तो इस वेवलेंथ का निकलेगा रेडिएशन। अगर फोर्थ से सेकेंड में गिरेगा, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो भी यहाँ पर आएगी उसका निकलेगा। फिफ्थ से गिरेगा तो एक पर्टिकुलर रेडिएशन आएगी। और इसीलिए हमें स्पेसिफिक रेडिएशंस वाले मिल रहे थे, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल रहे थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगी तो एक फिक्स्ड नंबर आएगा, फिर 4 रखूंगी तो एक फिक्स्ड नंबर आएगा, थर्ड रखूंगी देन एक फिक्स्ड नंबर आएगा। तो इसीलिए हमें उस फिक्स्ड वेव नंबर वाली रेडिएशंस मिल रही थी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। बेटा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देन यू नीड टू स्पीक। बाकी सब बच्चे भी, पूर्वा, ऋतु, निशांत, ज्ञानेश्वर, अभिषेक, उन्नति, आ रही है बेटा बात समझ में? गॉट इट मैम। ओके। अब बच्चा हुआ क्या, ये सीरीज बाल्मेर ने तो पढ़ी, लेकिन जैसे एक को देखकर एक सब इंस्पायर हो जाती है ना, ऐसे सब लोग इंस्पायर हो गए। सिर्फ बैलमर वाली सीरीज नहीं आई, और बहुत सारी सीरीज आई। अब ध्यान से समझेंगे बेटा ये सीरीज कैसे है। अभी देखो एक मिनट। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सीरीज पढ़ी। उन्होंने जब एक सैंपल देखा, तो उन्होंने देखा खाली बैलमर सीरीज नहीं मिल रही, हमें तो बहुत सारी सीरीज मिल रही है। तो वो बहुत सारी सीरीज के नाम जो है बेटा, हमें 5 तरह की सीरीज पढ़नी है। लाइमिन, बैलमर, पेस्टन, ब्रैकेट, पिफेट। मैं समझाती हूँ कि इन सीरीज में डिफरेंस क्या है, ये समझो। मैम स्लाइड नंबर 70 पे जो चार्ट है, वो चार्ट मेरा नोट डाउन करना बाकी है। बेटा वो अभी आपने मैं अभी लगाया था। वो मैं अभी दोबारा दिखाऊंगी, पहले मैं उससे रिलेटेड एक चीज समझा रही हूँ, ठीक है? ये समझो बेटा, व्हाट इज दिस, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दिस इज अ न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब बच्चा ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन। एक जो बेटा एटम होता है उसका ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी शेल्स हो सकती हैं। ये n इज इक्वल्स टू 1 की शेल हो गई, ये n इज इक्वल्स टू 2 की शेल हो गई, सॉरी ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 की शेल हो गई, ये n इज इक्वल्स टू 4 की शेल हो गई, ये n इज इक्वल्स टू 5 की शेल हो गई, और ये n इज इक्वल्स टू 6 की शेल हो गई। ये क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। अब बेटा ये फर्स्ट शेल है, ठीक है। अब मानो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है। अब बेटा फर्स्ट से हायर तो सारी की सारी हायर ही है, फर्स्ट के लिए तो ये सेकंड भी हायर है। ये सेकंड सीरीज है, मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ जल्दी से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और एक बना लेते हैं। ये सिक्स सीरीज है। अब बेटा उन्होंने क्या बोला, लाइमैन, इन सब साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह की सीरीज पढ़ी। किसने कौन सी सीरीज पढ़ी? उन्होंने बोला कि अगर ये फर्स्ट शेल है, जो येलो वाली शेल है, अगर किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो फर्स्ट में आ रहा है, किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? लाइमैन सीरीज। क्या नाम दिया? लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज का मतलब सेकंड से आ सकता है, थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है। अगर वो आके गिर किस में रहा है? फर्स्ट में गिर रहा है, तो वो मेरे पास क्या होगा? लाइमैन, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर वो सेकंड में गिर रहा है, अब बेटा एक बात बताओ, सेकंड में फर्स्ट से तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि उसको ड्रॉप करना है। तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से अगर रेडिएशन एमिट करके सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में वो कहां से आ सकता है? थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है। ऐसी किसी भी सीरीज से अगर वो सेकंड में गिर रहा है तो उसका नाम क्या है? बेलमर सीरीज। क्या नाम है उसका? बेलमर। क्लियर हुआ? अगर वो थर्ड में गिर रहा है, मतलब ब्लू वाले में गिर रहा है, तो अब थर्ड में किससे गिर सकता है? फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, हायर एनर्जी से। तो अगर वो थर्ड में आके ड्रॉप कर रहा है तो उसका नाम हो गया पेस्चन सीरीज। सिमिलरली अगर वो फोर्थ शेल में गिर रहा है, बेटा आप ये बात समझ पा रहे हो कि वो फोर्थ में गिरेगा किससे? फोर्थ में वो फिफ्थ से गिर सकता है, सिक्स से गिर सकता है, सेवन से गिर सकता है, लोअर से तो नहीं गिर सकता ना, हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी में आ सकता है। तो वो क्या सा उस सीरीज का हमने क्या नाम दे दिया? ब्रैकेट। क्या नाम है? ब्रैकेट। और अगर फिफ्थ में गिर रहा है तो उसका नाम है पिफंट। क्या नाम है उसका? पिफंट। उसके बाद भी होता है हम्फ्री वगैरह, वो हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से अलग अलग सीरीज के नाम आ गए। मैं ये स्लाइड हटाती हूँ, मुझे पता है आपको इससे काम है, बट एक मिनट आप देखना अभी। लाइमैन, बेलमर, पेस्चन, ब्रैकेट, पिफंट। और अब हमने क्या करा, यहाँ पर बेलमैन ने तो सिर्फ सेकंड सीरीज की बात करी थी, लेकिन अब हमने इस फॉर्मूला को जनरलाइज कर दिया। N1। N1 क्या है बच्ची? जिसमें आकर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है। और N2 क्या है? जिसमें से आकर ड्रॉप कर रहा है। मतलब ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये इनिशियल है, ये ग्राउंड स्टेट वाला है, और ये एक्साइटेड स्टेट वाला है। अब बेटा लाइमैन के लिए तो N1 1 हो सकता है, बेलमर के लिए N1 2 हो सकता है, पेस्चन के लिए N1 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के लिए N1 4 हो जाएगा, और पिफेंट के लिए N1 5 हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये देखो, यस मैम। ये देखो, ध्यान से देखो इस वाले चार्ट को। इरेजर, ये बेटा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स, और ऐसे करके इन्फिनाइट है। अगर फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है
अब वो ड्रॉप सेकंड से भी कर सकता है, थर्ड से भी कर सकता है, फोर्थ से भी कर सकता है, फिफ्थ से भी कर सकता है, सिक्स से भी कर सकता है। तो इस पूरी सीरीज को हमने क्या नाम दिया, लायमैन सीरीज। और हमने क्या देखा कि यहाँ पे जितनी भी रेडिएशन आ रही है वो किस में आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही है। किसमें आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अगर वो n इज इक्वल्स टू 2 में गिर रहा है तो देन इट इज अ बेलमर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में आ रहा है, इसीलिए ये सबसे पहले भी पकड़ा गया था क्योंकि ये विजिबल रीजन था। तो देखो अब n2 में वो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 1 से तो नहीं आ सकता ना। 1 से कैसे आएगा, इसमें 1 से तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी एमिट करके तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से ही आ सकता है। सिमिलरली बेटा थर्ड के लिए पेस्चन है, फोर्थ के लिए ब्रैकेट है, और फिफ्थ के लिए पिफंड सीरीज है। ये देखो, और हमेशा हमारा n2 क्या होना चाहिए, n1 से बड़ा होना चाहिए। और अब हम लोगों ने ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाल दिया वेव नंबर के लिए। बेटा वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 में लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो कभी कभी वो वेव नंबर ना पूछ के वेवलेंथ पूछ लेता है, तो 1 में वेवलेंथ के लिए भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 109677 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये बात अब सभी को क्लियर हुई? अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सभी लोग बेटा ये फॉर्मूला लिख लेंगे और ये सीरीज याद कर लेंगे। इसका शॉर्टकट होता है LBP BP। देखो मैं बताती हूँ याद रखने का तरीका, LBP BP, लाइमैन, बेलमर, पेस्चन, ब्रैकेट, पिफंट। 1 2 3 4 5। सभी लोग एक बार देख लो बच्चे। सभी ने फॉर्मूला लिख लिया? यस मैम। ओके ओके, लिख लो एक बार। चले आगे। यस मैम। ये देखो बेटा लाइमैन जो है दे आर, उनमें n1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये टेबल आप बना लो। n2 क्या हो सकता है, 2 या 3 या आगे तक कुछ भी हो सकता है। बेलमर में ग्राउंड स्टेट 2 है, एक्साइटेड स्टेट 2 से बड़ी होनी चाहिए, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, ये विजिबल होता है, बाकी सब इंफ्रारेड रीजन वाले। लाइमैन, बेलमर, पेस्टन, ब्रैकेट, पिफल्ट। कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे चले। मैम नोटेड। बेटा बाकी सब बच्चे भी बोलो। यस मैम। ओके चलो आगे चलो। चलो, what is the wavelength of the light emitted when the electron in an hydrogen atom undergoes the transition from an energy level n is equals to 4 to an energy level with n is equals to 2? बेटा वो 4 से किस में गिरा, 2 में। ये बात क्लियर है? अब देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1 में लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में n2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब देखो 1 में लैम्डा इज इक्वल्स टू 109677 1 में n1। अब n1 कौन सा है बच्चा, इसमें से जो छोटा नंबर है दैट इज n1। तो बताओ n1 क्या हुआ हमारे पास, 2 हो गया। और ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। बेटा ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो लैम्डा निकल जाएगा
इसकी कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा निकल जाएगा, निकाल सकते हो। देखो ऐसे ही होगा। एलसीएम आ जाएगा 16। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही हो कि मैम क्या कर रहे हैं? बेटा आ रहा है समझ में? गॉट इट मैम। देखो Yes, ma'am. देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 329031। अब इसे 16 से डिवाइड करना, ये 1 अपॉन में लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे, 16 अपॉन में 329031 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया बेटा एग्जाम में कुछ कौन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, देखो मैं इसका आंसर तुम लोगों को डायरेक्टली दिखा देती हूँ। इतना इसका आंसर आ रहा है 486 नैनोमीटर। अब बच्चे बोहर ने इस स्पेक्ट्रम को पढ़ के और सारी चीजों को पढ़ के अब उसने अपना एक मॉडल का एटम बताया कि एक्चुअल में जो एटम है ना हाइड्रोजन एटम का है। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन का एटम बताता हूँ कि हाइड्रोजन का एटम कैसा दिखता होगा, और उसके बाद में बताऊंगा। तो बोहर ने अपना मॉडल दिया। देखो सबसे पहले किसने दिया था, थॉमसन मॉडल, देन आया रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद बोहर को अपना मॉडल देना था, बट बोहर ने अपना मॉडल देने से पहले चीजें पढ़ी। उसने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर दिखाता है, पार्टिकल नेचर दिखाता है, लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा, वो सब हमने भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि बोहर ने अपना कैसा मॉडल बताया। बेटा बोहर ने बोला कि मेरा मॉडल ऐसा होगा। ये रदरफोर्ड ने जैसे बोला था ना इलेक्ट्रॉन जैसे घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। मेरे मॉडल में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in a fixed circular paths or orbits, and these orbits have a constant energy and radius. उन्होंने बोला ऐसे कोई भी रैंडम नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर ही कुछ एनर्जी शेल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये n इज इक्वल्स टू 1 है, फिर ये n इज इक्वल्स टू 2 है, फिर ये n इज इक्वल्स टू 3 है, लेकिन आप सोचो कि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूमते, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। एंड एवरी सर्कुलर ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। और हर एक सर्कुलर ऑर्बिट की अपनी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो वो जो रदरफोर्ड की बात थी ना कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो अल्टीमेटली गिर जाएगा, वो बात बोहर ने फिक्स कर दी। कैसे फिक्स कर दी, उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली नहीं घूम रहे, ये फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिटल्स में घूम रहे हैं, जिन एनर्जी ऑर्बिटल्स में इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और इसीलिए वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया बेटा बोहर का? हेडिंग डाल देंगे Yes, yes, पोस्टुलेट्स ma'am. ऑफ बोहर मॉडल। मॉडल फर्स्ट postulate, electrons revolved around nucleus in fixed circular paths and these orbits have a constant energy and radius. This was the first postulate. ठीक है, second postulate, the orbit of the electron does not change unless the energy is added or removed. मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा अनटिल अनलेस उसे कोई आप एनर्जी दे दो तो वो हायर में चला जाएगा, या आप उससे एनर्जी ले लो तो वो लोअर एनर्जी में आ जाएगा। अदरवाइज जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होती अनटिल अनलेस आप उसे एनर्जी या तो उसको दो या उसमें से एनर्जी रिमूव करो। क्या ये बात क्लियर हुई? बोहर का पोस्टुलेट ये वाला भी समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? चले आगे। Yes, ma'am.
बेटा आप लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करो, अदरवाइज नहीं चलेगा काम। ठीक है, चल। थर्ड उन्होंने दिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted or absorbed by an atom depends upon the energy difference of the initial and final orbit। बच्चा इधर देखो, मानो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर बच्चा एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, n इज इक्वल्स टू 1 में है, ये n इज इक्वल्स टू 3, ये n इज इक्वल्स टू 3, और ये मान लेते हैं ये n इज इक्वल्स टू 4 है, ये n इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं बना रही, बट मैंने आधा आधा बना दिया। तो बच्चे अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में जाएगा तो जितना एनर्जी डिफरेंस 1 और 3 के बीच में है उसको उतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी। अगर वो 1 से 5 में जाता है तो 5 और 1 के बीच वाला डिफरेंस उसको लेना पड़ेगा। अगर वो 1 से 4 में जाता है तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है, मान लो कि अगर फर्स्ट के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, सेकंड की एनर्जी है मान लो 30 किलो जूल, ठीक है, मान लो थर्ड की एनर्जी है 50 किलो जूल, फोर्थ की एनर्जी है मान लो 100 किलो जूल, और फिफ्थ की एनर्जी है मान लो 200 किलो जूल। बेटा अगर n 1 से 3 में जाना चाहता है तो उसको 40 और एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और अगर वो फर्स्ट से सेकंड में ही जाना चाहता है तो उसे बस 20 एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? That the frequency of Yes, the ma'am. radiation emitted or absorbed by an atom depends upon the energy difference। अगर वो 5 से 1 में आ रहा है तो अलग तरीके की एनर्जी एमिट करेगा, 4 से 1 में आएगा तो अलग तरीके की एनर्जी एमिट करेगा। बेटा एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, जिस एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। ये देखो, तो न्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? न्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन में एच। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी? जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि n2 माइनस n1। एनर्जी ऑफ n2 शेल माइनस एनर्जी ऑफ n1 शेल अपॉन में h, उसी फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ओके, आर्या, जयश्री, क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों को? संजना, मैम एक क्वेश्चन था। यस मैम। हाँ बोलो गायत्री। जो बॉल गोल फिर रही है वो मतलब एक उल्टे साइड जा रही है, वो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, ये बेटा ये जो बॉल है ना, ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये क्या दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा था फर्स्ट शेल में, इधर से जो रेड कलर से आ रहा है वो एनर्जी आ रही है। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो ऊपर चली गई, और जैसे एनर्जी बाहर गई वो नीचे आ गया। ध्यान से देखो, एनर्जी लेकर वो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, और एनर्जी जब बाहर जा रही है तो वो वापस सेकंड से फर्स्ट में आना है। एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल रही है तो वो ऊपर जंप कर रहा है, और जब एनर्जी बाहर जा रही है तो वो वापस नीचे आ रहा है। देखो यही हो रहा है, ध्यान से देखो, ऐसा हो रहा है ना। एनर्जी लेकर वो ऊपर पहुंच गया, एनर्जी देकर वापस नीचे आ गया। हुआ क्लियर? यस। देख बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है अभी या नहीं पढ़ा है? बताओ। पढ़ा है मैम। पढ़ा है। तो आपको पता है जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जब भी कोई चीज एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि वो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। तो बेटा उस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MEVR इज इक्वल्स टू n डॉट h अपॉन में 2 पाई। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ME क्या है? इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
me is the mass of electron. हमें ये पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. v is the velocity, r is the radius, h is the Planck's constant, टू पाई, और ये n क्या है बेटा, ये n इंपॉर्टेंट है. दिस n इज द शेल नंबर. ये शेल नंबर 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल हो h अपॉन में 2 पाई का. तो अगर मतलब वो फर्स्ट एनर्जी स्टेट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 1 h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा. अगर सेकंड में है तो 2h अपॉन में 2 पाई हो जाएगा. अच्छा अब एक बात बताओ, which of the following cannot be the angular momentum of the electron in hydrogen atom? बेटा देखो इसमें शेल नंबर क्या है, 1 है. इसमें शेल नंबर 2 था, देखो 2h 2 पाई, 2 से 2 कट गया तो ये 2 हो गया. 3h अपॉन में 4 पाई, 3h अपॉन में 2 पाई. अब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, देखो 3h अपॉन में 2 पाई में भी 3 इंटू में h अपॉन में मैं 2 पाई लिख सकती हूँ. यहाँ पे क्या हो गया, 3 अपॉन में 2 h अपॉन में 2 पाई. बेटा क्या कोई शेल नंबर 3 अपॉन में 2 यानी कि 1.5 हो सकता है क्या शेल नंबर? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है. क्या इनके बीच में एक 1.5 शेल हो सकती है? अगर मैं 1.5 शेल ड्रॉ करूंगी तो ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी. समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. तो जो n का वैल्यू है वो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर हो सकता है. ऐसा नंबर नहीं हो सकता 1.2 2 अपॉन में 3, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता. अच्छा अब एक बात बताओ, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of hydrogen atom revolving in the fifth stationary state? ऑप्शंस दे रही हूं बेटा. बताओ. बताओ एक बार क्या होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है इन द फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट. यहाँ पे देख लो फॉर्मूला, ये एंगुलर मोमेंटम है. इतना टाइम ऐसे कैसे? पल्लवी आप बताओ. हाँ बेटा ट्राई करो, कोई बात नहीं. पल्लवी, आर्या, ओके यू वांट टू ट्राई? ट्राई मैम. बताओ बच्चा कौन सा होगा ऑप्शन, ए बी सी डी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी. ओके पल्लवी के अकॉर्डिंग बी होगा. बाकी बोलो, पूर्वा, संजना. बी मैम. बी, वेरी गुड बेटा. फिफ्थ स्टेशनरी स्टेट में हो गया तो क्या हो गया, 5h अपॉन में 2 पाई हो गया ना. डाउट कहाँ पे आ रहा है? क्लियर है ये? यस. हाँ जी, वेरी गुड. ये देखो
तो अब बेटा बोहर ने अपनी शेल्स नंबर दिए, उसने अपने शेल नंबर को नंबर दे दिया 1 2 3, उसने हर एक शेल के लिए एक फॉर्मूला दिया, उसने बताया कि हर एक शेल का जो रेडियस होगा, ये बेटा क्विकली कुछ कुछ फॉर्मूलाज एंड डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूलाज हमें थोड़े से याद करने पड़ते हैं बच्चा, ठीक है। ये देखो मैं आपकी बुक शेयर कर देती हूँ एक बार, और बुक में से ही आपको हाईलाइट करा देती हूँ। ये कुछ फॉर्मूलाज है जिनसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। सभी को बुक दिख रही है? यस मैम। देखो ये बोहर का जो रिजल्ट्स थे ना, इनको बोहर ने बोला कि जो स्टेशनरी स्टेट्स होंगी वो ऐसे होंगी 1 2 3, इन्हें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। हर एक स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियाई होगा उसका फॉर्मूला होगा n स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर। तो एक तरीके से r की वैल्यू हो गई, रेडियस की वैल्यू हो गई n स्क्वायर इंटू में 52.9। तो अगर मुझे फर्स्ट शेल का रेडियस निकालना है तो 1 का स्क्वायर इंटू में 52.9, अगर सेकंड शेल का रेडियस निकालना है तो 2 का स्क्वायर इंटू में 52.9 पिकोमीटर, थर्ड शेल का निकालना है तो 3 का स्क्वायर इंटू में 52.9 पिकोमीटर। ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो रेडियस का हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बेटा हर एक शेल की अपनी एक एनर्जी होगी, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 1 अपॉन में n स्क्वायर। अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी निकालनी है तो 1 का स्क्वायर रख देंगे, सेकंड एनर्जी की निकालनी है तो 2 का रख देंगे, थर्ड की निकालनी है तो थर्ड का रख देंगे। तो इस तरीके से करके हम किसी भी एनर्जी, जैसे मैं अभी आपको बोला था ना 10 किलो जूल 50 किलो जूल, वो तो एक अप्रोक्सीमेट नंबर था, एक्चुअल में जो एनर्जी है वो इस तरीके से निकल सकती है किसी भी एनर्जी स्टेट की। क्लियर हुआ? ये वैल्यू भी बेटा हमें याद करनी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो रिडबर्ग्स कांस्टेंट, RH वैल्यू। ये वैसे क्वेश्चन में कई बार दी हुई भी होती है। डन है, चलें आगे। यस मैम। 1 सेकेंड मैम, स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छा, देखो रेडियस का अपने एक फिक्स फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का अपने एक फिक्स फॉर्मूला हो गया। मैम जो आपने हाईलाइट किया था ना वो भी लेना है स्क्रीनशॉट। अच्छा रुको, मैं एक सेकंड स्क्रीन ना वो वाली दिखा देती हूँ, उस पर भी मैंने फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये देखो, ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लो बेटा। जो बोहर का मॉडल है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस में होता है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हीलियम है तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हीलियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि हीलियम प्लस बना दे, तो इसमें भी कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब लिथियम में एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर लिथियम पे 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाए, मतलब अगर वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे बेरिलियम है, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर बेरिलियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, यानी कि बेरिलियम +3 बन जाए, तो वो भी क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऐसे किसी भी सिस्टम पे बेटा हम बोहर का ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर जूल्स, और रेडियस का फॉर्मूला है 52.9 n स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर पिकोमीटर। यहाँ पर ये z क्या है बेटा? ये z है एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 था, इसीलिए हम 1 रख रहे थे। अगर मैं हीलियम की बात करूंगी तो एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, अगर बेरिलियम की बात करूंगी तो एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस विल वर्क। ओके,
तो प्लीज नोट दीज टू फॉर्मूलाज, ये दो फॉर्मूलाज आपको नोट करके रखने। ठीक है, चले आगे। ओके। ओके बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो बोहर मॉडल है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि बोहर के मॉडल भी हमें सब चीजें क्लियर नहीं कर पाया। देयर वर सम लिमिटेशंस इन बोहर मॉडल आल्सो, और वो उसके बाद हम हमारे फाइनल मॉडल में पहुंच जाएंगे जो हम आज के डेट में पढ़ते हैं, दैट इज द क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम। और वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है क्योंकि वही मॉडल हम आज की डेट का एटम का मॉडल है, जिसके बेसिस पर हम सारी अपनी बातचीत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से प्रिपेयर होकर आना टू स्टडी क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। आज की क्लास के लिए इतना ही। गुड इवनिंग बच्चा, टेक केयर। किसी को कोई डाउट है तो वो रुक के पूछ सकता है। नो मैम, नो। ओके बेटा, बाय मैम। बाय बेटा।